अब हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। इसके सिर्फ दो ही होते हैं कंडीशन। पहला जब वस्तु अनंत पे हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो हम पहले जो इसका है ये वाला कंडीशन इसको हम देखेंगे और दूसरे को इसके बाद देखने वाले हैं। तो पहले को हम क्या करेंगे, ये देखते हैं इसमें क्या है कि जब वस्तु अनंत पे हो, अर्थात जब वो अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। पहले क्या होता था अवतल में, वो उल्टा बना करता था, अब ये सीधा बनेगा। वस्तु से अत्यंत छोटा, क्या जितना वस्तु होगा उतना से इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। और कहाँ, फोकस पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ ये फोकस पर बनने वाला है और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है, अब इसको एक बार हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं जिससे यह टॉपिक और भी आसान हो जाए। आइए एक बार चित्र को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये फिगर है। तो मान लेते हैं हमारा कोई वस्तु है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो इससे प्रकाश जब यहाँ से जाएगा, कहाँ पे, इससे प्रकाश निकल कर इस पे आके टकराएगा, इस दर्पण पे। टकराने के पश्चात क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कलई किया हुआ है, टकराने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ, कहाँ पे, ये पीछे की तरफ ऐसे परावर्तित हो जाएगा, पीछे की तरफ। ये देखिए ये आ रहा है। ठीक है, ये इससे प्रकाश निकल के आ रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है जहाँ से प्रकाश ये चलती है, इस पर आपतित होती है, उसके बाद ये यहाँ से परावर्तित हो जाती है। लेकिन चूंकि इसका जो फोकस होता है ये अंदर की तरफ होता है, तो जब इसको हम एक अंदर इस तरह अंदर की तरफ हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यह कुछ इस प्रकार से, कहाँ, कैसे, कुछ इस प्रकार से फोकस पे मिलती हुई ये प्रतीत होती हैं। कैसा होता है, ये फोकस पे मिलती हुई ये प्रतीत होती हैं। तो पहला आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे कोई वस्तु है जहाँ से प्रकाश चलती है और आने के बाद ये यहाँ से टकरा कर चली जाती है, लेकिन फोकस अंदर होता है। तो जब इसको हम पीछे की तरफ करते हैं तो हम देखेंगे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत सी होती है। तो आइए हम देख लेते हैं इसका दूसरा कंडीशन। स्टूडेंट्स ये है हमारा दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। कब, जब वो अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव मतलब जो आपका ये पी होता है। तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। कैसा, जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और ध्रुव के भी, सॉरी माफ कीजिएगा, तो जो उसका प्रतिबिंब है वह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। आभासी, सीधा, वस्तु छोटा और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। इसको एक बार हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं क्योंकि हमारा फिगर ही मेन है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हमारा पी है, ये बिंदु हमारा पी होता है और इधर कहीं अनंत है। ठीक है, अनंत को हम कुछ बता नहीं सकते वो कहाँ तक होता है। मान लीजिए हमारा मुख ऐसे गया हुआ है, मान लीजिए यहाँ अनंत कहीं है तो इसके बीच है। ठीक है, मान लीजिए वस्तु हमारी यहाँ पर है, अनंत और पी के बीच में है, वस्तु हमारी यहाँ पे है। तो जब प्रकाश किरणें यहाँ से चलकर इस पर आपतित होंगी, क्या होगा, प्रकाश किरण ये चलकर यहाँ पर आपतित होगी और ये जो दूसरी प्रकाश किरण है ये आकर यहाँ पे आपतित होंगी। कहाँ पे, यहाँ पे आपतित होंगी। ये इधर आपतित हुई, ये भी इधर आपतित हुई। तो ये क्या होगा, ये उसी पे वापस हो जाएगी। ये क्या होगा, ये उसी रेखा पर दोबारा वापस हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह, अगर इसको हम पीछे कर देते हैं, क्योंकि ये जब इधर से गई तो ये वाला इधर जाएगी, ये वाला इधर जाएगी। लेकिन अगर हम इसको अंदर की तरफ बढ़ाते हैं तो वह कुछ हद तक ये एक सेंटर तक, जो हमारा सेंटर है, जो हमारा ये सेंटर है दर्पण का केंद्र है, तो ये उसकी केंद्र पर जाके ये बनेगी। ठीक है, केंद्र पर जाके बनेगी। और अगर ये जो हमारे ये वाला बिंदु है इसको अगर हम पीछे की तरफ लाएं तो ये यह पे आके गिरती है। ठीक है, तो ये यह पे आके गिरती है। तो ऐसे इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगी।
कहाँ पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, कहाँ पे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से ये प्रकाश आकर ये टकरा गई, इधर चली गई, ये इधर से आई और ये फिर इधर चली गई, टकरा गई, ठीक है। लेकिन इसको पीछे करने पे हम क्या पाते हैं, ये यह पे आती है, ये सी पे जाती है, ठीक है। तो ये जब कुछ इस प्रकार से जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम इसके चिन्ह प्रपाटी की तरफ। ये देखिए, चिन्ह जो होते हैं, सिंबल्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसको समझना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। स्टूडेंट्स, अब हम समझने वाले हैं चिन्ह परिपाटी को, अर्थात ये जो हमारा दर्पण होता है उसमें किस तरफ कौन सा चिन्ह हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से जो हमारे दर्पण है, इस दर्पण के बाईं तरफ, किधर, दर्पण के बाईं तरफ और ऊपर की ओर ऋणात्मक होता है। कैसा, ये इधर की तरफ ऋणात्मक होता है और इधर की तरफ धनात्मक होता है। देखिए, जिस किसी को बाएं और दाएं में अगर हो रही है वो कन्फ्यूजन, तो वो जान ले कि अगर उसके हाथ से और अंगूठे, इसके हाथ की जो पहली उंगली होती है और जो अंगूठा होता है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद अगर ये बी का शेप बनता है तो ये आपका बायां होगा। और इस प्रकार, और इस हाथ से अगर अंगूठे और उंगली को मिलाने पर अगर डी का शेप बनता है तो ये दायां होगा, ठीक है। आप ये बहुत ही अच्छे से ये समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको हो रही कन्फ्यूजन तो आप समझ जाइए, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और ये लेफ्ट हैंड साइड में, किधर, ये लेफ्ट हैंड साइड में। ये इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु है वो ऊपर तरफ, क्योंकि वस्तु ऐसी ही होती है तो उसकी स्थिति धनात्मक क्यों हुई, और जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। वो कैसे होता है, वो ऋणात्मक होता है। वस्तु जब ऊपर की तरफ होती है, मतलब वस्तु हमेशा इधर ही होगी, तो जो वस्तु की स्थिति होती है वो होती है धनात्मक, और जो प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति होती है ऋणात्मक। आइए इसको हम और भी सरल भाषा में मैं आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ने तो मैथ को बहुत ही आसानी से पढ़ा ही होगा, तो हम आपको उसी प्रकार से कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से रेखा के बारे में हमें बताया जाता है कि इधर की तरफ जो संख्या होती है वो प्लस में होती हैं। कैसी, +1, +2, +1, +2, +3, ठीक है। मतलब इधर तरफ ये सब पॉजिटिव होते हैं, इधर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होती है, किधर, इधर की तरफ सब पॉजिटिव होती हैं। और इधर -1, -2, -3, तो इधर की तरफ सारी चीज़ें माइनस में होती हैं। कैसी होती हैं, इधर तरफ सब माइनस में होती हैं, इधर तरफ सब प्लस में होती हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखते हैं कि नीचे की तरफ माइनस होती हैं, ऊपर की तरफ प्लस में होती हैं। ये सब तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा अपने मैथ की क्लासेस में। तो आप देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये मैंने आसान करने के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दाईं तरफ आपके धनात्मक होता है, बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। ऊपर की तरफ होता है धनात्मक, ठीक है, और नीचे की तरफ ऋणात्मक। आपने ये अक्षों में जो ये आपका होता है, एक अक्ष होगा, उसमें लेसन होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके, जिसमें आपको बताया गया है कि एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, वाई वाई डैश के बारे में, जिसमें आपको प्लस माइनस के बारे में अच्छे से रेखाओं को बताया गया होगा। तो आइए हम कुछ देख लेते हैं। तो आइए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमने कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें किए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर किया हुआ है तैयार। जैसे फोकस दूरी जो आपकी होती है वह उत्तल दर्पण में, कहाँ पर, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। कैसी होती है, उत्तल दर्पण में वह धनात्मक होती है। और लेकिन वह अवतल दर्पण में, कैसा, अवतल में वो होती है ऋणात्मक। कैसा, वो अवतल में ऋणात्मक होती है। आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या r, फोकस को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है, फोकस को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और जो यह वस्तु की दूरी है इसे यू से दिखाते हैं।
और देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या जो आपकी है यह उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल में ऋणात्मक होती है। और जो वस्तु की दूरी होती है उत्तल में ऋणात्मक होती है, अवतल में ऋणात्मक होती है। इसको ऋणात्मक कहते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में निगेटिव करते हैं। माइनस ये जो वी ई लिखा है ये निगेटिव साइन है, ठीक है। निगेटिव को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और पॉजिटिव को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। निगेटिव को ऐसे लिखते हैं। तो वास्तविक जो आपकी ये तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए कुछ उत्तल में कुछ लागू नहीं किया गया है, लेकिन अवतल में ये हमेशा ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, इसे धनात्मक उत्तल में होता है और अवतल में भी यह धनात्मक होता है, अर्थात ये दोनों में होता है धनात्मक। इसके बाद जो हमारा दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, कैसी वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें देखिए उत्तल के लिए लागू नहीं किया गया है, लेकिन अवतल के लिए ये लागू हुआ है। इसके बाद जो हमारा अंतिम है वो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई है, उत्तल में यह धनात्मक होती है, अवतल में ऋणात्मक होती है। आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हमने ये बहुत ही मेहनत करके इसको बनाया हुआ है। इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप साथ साथ में इसके नोट्स आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही ये काम आने वाला है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही चाहिए। तो एक बार हम फिर से इसको हम करते हैं डिस्कस कि फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल में वो ऋणात्मक होती है। अवतल में अधिकांश चीज़ें होती हैं ऋणात्मक। आभासी ये जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है इसी को छोड़कर, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो ऋणात्मक होता है वो वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें धनात्मक है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी और आभासी प्रतिबिंब की दूरी, इस पर कुछ लागू नहीं किया गया है रूल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस पर आप लाइक ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आपके लिए मेहनत करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नए हों तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ से आप शेयर कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय बाय।